सो बच्चों, आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके 7 कंसेप्ट के अंदर है। फर्स्ट है आपके पास, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट मीन्स लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देन एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक कंडीशन, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर एंड लास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इन पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। हो सकता है ये वाला चैप्टर मैं आपको 2-3 वीडियोस के अंदर बताऊं, आज मैं इसको छोटा ही रखूंगा। तो देखिएगा कि इस टॉपिक में फर्स्ट टॉपिक आपका क्या पॉइंट है। तो फर्स्ट टॉपिक आप देखिए, लुक एट दिस। Okay. Now, all of you should know that what was the Indian economy at the time of pre-British। तो जब हमारे पास पहले ब्रिटिश से पहले जो था हमारी इकोनॉमी कैसी थी, ब्रिटिश जब आए भी नहीं थे बेटा, उस समय हमारी इकोनॉमी कैसी थी। अब ब्रिटिशर्स ने तो हमारे देश में लगभग 200 ईयर्स तक रूल आउट किया था, लेकिन उससे पहले हमारी इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी होती थी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। दैट मीन्स कि इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट एंड फ्लोरिशिंग इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश रूल। देन सेकेंड पॉइंट इज एग्रीकल्चर। अगर हमारे पास कोई भी लाइवलीहुड आजीविका का मेन साधन था तो इट वाज एग्रीकल्चर। एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम हैंडीक्राफ्ट के बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर थे। साथ में कॉटन और टेक्सटाइल हमारे पास काम होता था, मेटल के वर्क्स होते थे और प्रीशियस स्टोन के काम होते थे, हीरे जवाहरात, इस तरह के हमारे देश पे ही सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता था। इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो थी वो फाइन क्वालिटी एंड क्राफ्ट्समैनशिप के लिए जानी जाती थी और ये वर्ल्ड वाइड मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की हाई डिमांड होती थी। तो सबसे पहले तो आपको ये बेसिक क्लियर होना चाहिए कि आज़ादी से, जब ब्रिटिशर से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी, तो बहुत अच्छी इकोनॉमी थी। अब बात करेंगे कि जब ब्रिटिश रूल आ गया तो ब्रिटिश रूल आने पर क्या इंपैक्ट हुआ हमारी इकोनॉमी पे। सो लुक एट द इंपैक्ट्स ऑफ नेक्स्ट पॉइंट, कॉलोनियल पॉलिस इकोनॉमिक पॉलिसीज। कि हमारे पास जो ब्रिटेन थे उनका मेन फोकस जो था वो ब्रिटेन को हेल्प करना था, ना कि इंडिया को हेल्प करना था। इसलिए हमारा जो कंट्री था वो रॉ मटेरियल का उनके लिए एक सप्लायर का काम करता था और हम लोग ब्रिटिश गुड्स के कंज्यूमर बनकर रह गए। तो उनका मेन एम जो था, ब्रिटिश जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो उनका मेन एम था कि इंडिया से रॉ मटेरियल अपने देश ले जाएंगे और अपनी गुड्स तैयार करके हम इंडियन मार्केट में सेल करेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चरल चेंज की अगर हम बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू ए रॉ मटेरियल एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी। तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट करने वाली इकोनॉमी बन गई। और एक्सपोर्ट भी हम किसको करते थे? ओनली ओनली फॉर ब्रिटिशर्स। एंड अब उन्होंने क्या किया, हमारी इकोनॉमिक एस्टिमेशन को नेग्लेक्ट किया। कभी भी ये नहीं सोचा कि हम पता करें कि क्या मेजर होगा, नेशनल इनकम कितनी होगी। इसमें ब्रिटिशर्स का कोई उन्होंने सीरियसली रोल नहीं किया। लेकिन कुछ इंडियंस जो थे और कुछ बाहर के भी लोगों ने सेल्फ होकर भारत की नेशनल इनकम को, पर कैपिटा इनकम को मेजर करने का फैसला लिया। तो इसमें कौन कौन लोग थे मैं आपको बताता हूं, ये देखिएगा। सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी ने मेजर किया इंडियन इकोनॉमी को तो वो थे हमारे दादा भाई नौरोजी। ये हैं दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने पहली बार भारत की इकोनॉमी को मेजर किया। तो ये ये जो थे सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं, दादा भाई नौरोजी। इनका जो जन्म हुआ था वो September 4, 1825 में बेटा जन्म हुआ था। और
ये इनकी जो डेथ थी वो 1917 में हो गई थी। तो सबसे पहले अगर भारत की नेशनल इनकम को, पर कैपिटा इनकम को, आउटपुट को मेजर करने का अगर एफर्ट डाला था तो वो थे दादा भाई नौरोजी, जिनकी आप पिक्चर देख रहे हैं। उसके बाद विलियम डिग्बे, फिंडले सिराज, और साथ में वी के आर वी राव और आर सी देसाई, इन लोगों ने भारत की नेशनल इनकम को मेजर करने का काम किया था। ये देखिएगा, मैं सबके पिक्चर्स एक साथ आपको यहां पर दिखा रहा हूं। ये वो लोग थे जिन्होंने भारत की नेशनल इनकम को मेजर किया। दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बे, फिंडले सिराज और आर सी देसाई। तो ये थे जिन्होंने मेजर किया। अब बेटे इसके बाद जो सबसे बड़ा जो काम था, अब इन लोगों के जो मेजरमेंट आपने देखे, इसमें क्या हुआ कि जो सबसे बेस्ट मेजरमेंट अगर माना गया था, तो सबसे बेस्ट मेजरमेंट बेटे वो था डॉक्टर वी के आर बी राव जी का। और उनके अकॉर्डिंग जब ये पता चला कि क्या है, तो उस समय हमारे पास जो जीडीपी लेवल की जो ग्रोथ थी, इट वाज जस्ट लेस देन 2% एनुअली। आप इसी से अंदाजा लगा लो कि हमारा जीडीपी कितना बढ़ता होगा। तो जीडीपी तो बेटे ना के बराबर था, इट वाज जस्ट लेस देन 2%। और पर कैपिटा आउटपुट की जो फाइंडिंग थी, इट वाज जस्ट 0.5% पर ईयर। तो ये था हमारे पास फर्स्ट टॉपिक, व्हाट वाज द इंडियन इकोनॉमी स्टेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसके बारे में फर्स्ट पॉइंट जब आएगा तो आपको ये नाम याद होने चाहिए, ये फाइंडिंग्स याद होनी चाहिए। इसके साथ साथ अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता हूं। ये देखिएगा, ये कुछ क्वेश्चंस है बेटे। तो मैं इनके आंसर्स अभी नहीं बता रहा हूं, ये हमारी अभी ऑनलाइन में क्लास में। अब आप इनके आंसर्स का पॉज करके अच्छे से पढ़कर मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स बताइए। और अगर आपने यहां तक वीडियो मेरी देख ली है तो एक लाइक और शेयर तो बनता है, अपने अच्छे दोस्तों के साथ जो पढ़ना चाहते हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए, और एक लाइक भी छोटा सा दे दो, और इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आप स्क्रीन को पॉज करके इनके आंसर्स को पढ़ लेना। मैं एक के बाद एक आंसर्स आपको दिखा रहा हूं। अभी दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इनको पढ़िए और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आंसर्स आपको जवाब कमेंट बॉक्स में दूंगा। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, इनको आप पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। ये 10 क्वेश्चंस हैं टोटल। आप इनको पॉज करके पढ़ लीजिए, देख लीजिएगा। और इसका सेकंड पार्ट अभी आपके सामने आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।